हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। तो आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग आपके सामने लाए हैं एक नई सुर्खियां जो बहुत ही एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, खासकर प्री और मेंस में भी। जैसा कि आपको पता भी है कि ये जो दौर चल रहा है, जलवायु परिवर्तन का कितना बड़ा इफेक्ट अभी से देखने को मिल रहा है। वही 2100 ईस्वी जो है आते आते या 2050 आते आते इसका जो रिवर्स इफेक्ट है वो कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उससे इसको कम करने के लिए सभी देशों ने, जैसे आपको पता है कि रियो समिट या जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है, ये सारी चीज़ें इसमें अलग अलग इनिशिएटिव लिए जाते हैं या लिए गए थे। तो मुख्य रूप से नवीनीकरणीय ऊर्जा का एक युग प्रारंभ होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि नवीनीकरणीय ऊर्जा का जितना ही ज़्यादा हम यूज करेंगे, उसके यूज करने से क्या होगा, वह सस्टेनेबल भी होगा और हमारे जलवायु को प्रभावित भी नहीं करेगा और पर्यावरण को प्रभावित भी नहीं करेगा। और पर्यावरण को जब प्रभावित नहीं करेगा तो उससे रिलेटेड जो जीव जंतु है या उससे संबंध मनुष्य का भी है तो वह प्रभावित नहीं होगा। तो सीधी सीधी बात अगर कहा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स क्या हो सकते हैं, नवीनीकरणीय ऊर्जा। नवीनीकरणीय ऊर्जा से होता क्या है, जो ग्लोबल वार्मिंग आपकी होती है वो कम हो जाती है नवीनीकरणीय ऊर्जा से, उसको बढ़ावा नहीं मिलता है। ऐसे जो फॉसिल फ्यूल होता है, उस फॉसिल फ्यूल के यूज से होता क्या है, जो आपके कार्बन का इमिशन होता है या मुख्य रूप से अन्य व्हीकल अगर चल रहे हैं जैसे फॉसिल फ्यूल से चल रहा है तो उसमें से लेड, नाइट्रोजन के भी निकलते हैं तत्व, या आपके औद्योगिक चीजें चल रही हैं तो उसमें से भी आप देखे होंगे कि मुख्य रूप से आपके सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें से अम्लीय वर्षा का प्रभाव होता है। तो ये कहीं ना कहीं मुख्य रूप से पेड़ पौधे, फसल, खाद्यान्न या मुख्य रूप से देखा जाए मनुष्य के जीवन पर भी क्या पड़ रहा है, एक निगेटिव प्रभाव डाल रहा है और ग्लोबल वार्मिंग में भी एक मुख्य रूप से बढ़ोतरी कर रहा है। जिसके कारण क्या होगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे और ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो और आने वाले समय में डिजास्टर जो है, वो जो आपदाएं हैं उनमें बढ़ोतरी देखने को आपको मिल सकती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए सभी देशों ने, जैसे भारत ने भी 2070 तक का लक्ष्य रखा है जीरो कार्बन इमिशन के लिए। तो उसी कदम में हम लोग देखें कि सौर प्लेटों का लगाना या जो रूफ पे जो सौर लगाने, सौर सेल लगाना, उससे संबंधित जो था तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा था, पवन ऊर्जा जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, या हाइड्रो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, या इलेक्ट्रो जो व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसा इसलिए कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से क्या होगा, मुख्य रूप से कि नवीनीकरणीय ऊर्जा का यूज होगा और उससे कार्बन का इमिशन नहीं होगा। ठीक है, अब बात आती है कि इतने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल का तो हम मानते हैं कि हाँ चलिए निकाल दिए, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में मुख्य रूप से एक सबसे ज़्यादा जो कंसर्न है, वो ज़्यादा कंसर्न किसका है, चार्जिंग का लेके और बैटरी को लेके, कि बैटरी कौन सी लगाया जाए, कितनी दूरी तय कर पाएगा। अब ज़्यादा दूरी क्या होगा, तो छोटी बैटरी या ऐसी शक्ति वाली बैटरी चाहिए जो ज़्यादा समय या ज़्यादा दूरी तय कर ले, ये सारी कंसर्न है। फिर उसके लिए क्या, जो उसका चार्जिंग, जैसे अभी फॉसिल फ्यूल की बात किया है तो सभी जगह स्टेशन उसके हैं, पेट्रोल पंप है तो जाके आदमी भरा लेता है और चल जाता है। ठीक है, तो जागरूकता अगर बढ़ानी है तो उसके लिए अगर किसी व्यक्ति को या उसको अगर मुख्य रूप से सुविधाएं मिलेगी तो सुविधाओं को मिलने के कारण भी लोग उपयोगिता को बढ़ाते हैं। तो ये सारे कंसर्न है। तो इसके लिए अभी आपने देखा कि पीएम ई ड्राइव स्कीम भी लॉन्च की गई थी, यानी चार्जिंग स्टेशन के लिए। तो वैसे ही बैटरी के लिए आप देखते हैं सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में लिथियम का जो भंडार है वो, या फिर से हमारे वहाँ काबिल भी जो वर्क कर रहा है, जो ट्रेंगल ऑफ लिथियम है वहाँ पे, जो आपकी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आप देखते हैं, जैसे अर्जेंटीना, बोलिविया और उसमें, तो वो सारी चिली में, तो चिली मुख्य रूप से अगर देखा जाए ये जो क्षेत्र है जिसको लिथियम ट्रेंगल कहा जाता है, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली में, तो यहाँ से भी आता है लिथियम ट्रेंगल। अब लिथियम भारत में भी, हाँ बिल्कुल, कश्मीर क्षेत्र में पाएंगे। तो ये क्या होता है, लिथियम की बैटरी जो होती है उसको मुख्य रूप से चार्जिंग के तौर पे देखा जाए तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स होते हैं उनके लिए उपयोगी हैं। ठीक इसी क्रम में नया मुख्य रूप से 28 एक बैटरी की खोज हुई है जिसका कहा जा रहा है डायमंड बैटरी। आइए चलते हैं, देखते हैं ये डायमंड बैटरी है क्या, और इस बैटरी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो जो ये बैटरी चर्चा में क्यों है, डिजिटल जिसको डायमंड बैटरी के नाम दिया गया है, यह
मुख्य रूप से देखा जाए तो ब्रिस्टल विश्वविद्यालय और यूके परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण, ये दोनों के वैज्ञानिकों ने मिलकर पहली बार दुनिया की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी बनाई है। ठीक है, अब कार्बन 14 डायमंड, आप कार्बन 14 को पता होगा आपको कि कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, एक कार्बन 12, एक कार्बन 14। ठीक है, तो ये जो कार्बन 12 होता है, इससे क्या मुख्य रूप से देखा जाता है, तो इसका द्रव्यमान, जैसे कोई वस्तु का द्रव्यमान मापा जाता है कार्बन 12 से, लेकिन कार्बन 14 क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, और कार्बन 14 वाला जो समस्थानिक होता है उससे क्या मापा जाता है, आयु मापी जाती है। क्या मापी जाती है, आयु मापी जाती है। ठीक है, तो कार्बन 14 डायमंड बैटरी बनाई है। और कार्बन के कितने अपरूप हैं, तो आपको पता भी है, एक डायमंड भी है और एक रूप मुख्य रूप से देखा जाए तो क्या है, ग्रेफाइट भी है। तो ग्रेफाइट तो विद्युत का सुचालक है, विद्युत का क्या है, सुचालक है, लेकिन क्या डायमंड है, तो ये सारी चीजें। तो और तो कार्बन क्या है, एक प्रकार का अधातु है। क्या है, अधातु है। तो कहाँ ये याद रखेंगे कि ब्रिस्टल विश्वविद्यालय और यूके परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण जो है, यहाँ के वैज्ञानिकों ने मिलकर दुनिया की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी बनाई है। अब आप कहेंगे कि बैटरी से मतलब क्या है, क्या फायदे हैं, तो इसका सारांश मैंने शुरू में ही बताया, नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में अगर देखा जाए तो इसमें देखा जाए तो ये जो कार्बन डायमंड बैटरी के बारे में अगर देखें तो कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है इसमें, और कार्बन 14 का उपयोग जिसकी आयु कितनी है, अर्धायु जो है 5700 है, और यह बैटरी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 28,000 जो है वर्ष जो है वो चल सकती है मुख्य रूप से। तो यह बैटरी आप देख सकते हैं कि 28,000 साल तक चल सकती है बैटरी। तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे आने वाले समय में। तो क्यों चुना गया है कार्बन 14 को, इसलिए चुना गया है क्योंकि यह कम दूरी का विकिरण उत्सर्जित करता है, और कम दूरी का विकिरण उत्सर्जित करने से क्या होगा, कोई भी ठोस पदार्थ शीघ्रता से क्या होगा, कर लेगा, यह शीघ्रता से उसको अवशोषित कर लेगा। ठीक है, उसके बाद से अगर देखा जाए और क्यों कौन कौन ऐसे कारण रहे जिससे इसको चुना गया है, तो कार्बन 14 बैटरी जो होता है वो हीरे के आवरण में रखी जाती है, और इसे मजबूती और लचीलापन वो क्या करता है, प्रदान करता है। फिर वैसे देखा जाए तो सबसे मुख्य रूप से देखा जाए तो हीरे की संरचना के भीतर तेजी से चलने वाली जो इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, पकड़ने का काम करता है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। आगे देखिए, अगर इसका अनुप्रयोग देखा जाए तो अनुप्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, तो स्वास्थ्य सेवा में किया जा सकता है, या फिर से इसका उपयोग जो पेस मेकर होता है, या कान की जो ध्वनि सुनने वाला यंत्र होता है जिसको श्रवण यंत्र कहा जाता है, या नेत्र संबंधी जो उपकरण हो गए, इनको शक्ति प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। फिर इस बैटरी का उपयोग चरम वातावरण में भी किया जा सकता है, जैसे अंतरिक्ष में भी, पृथ्वी पर भी, जहाँ पारंपरिक बैटरियों का प्रतिस्थापित करना व्यवहारिक नहीं है, वहां पर भी इस बैटरी का उपयोग कर सकते हैं आप। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में कितना ज़्यादा इसकी उपयोगिता है और कितना ज़्यादा मुख्य रूप से यह जरूरी है। तो अंतरिक्ष में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो अंतरिक्ष मिशन या फिर से जेट वायुयान जो उड़ते हैं उसमें भी इसका फॉसिल फ्यूल को देखते हैं यहाँ पे उपयोग होता है, तो उससे भी तो कार्बन का इमिशन होता है, उससे भी तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो जो वायु प्रदूषण होता है। तो अंतरिक्ष मिशन में भी इसका मददगार ये शामिल होगा, और मुख्य रूप से ऊर्जा के स्रोत को बदलने के या चार्ज करने की इसमें चिंता नहीं करनी पड़ेगी, यानी 28,000 साल तक एक बार चला जा सकता है, चलता है। तो इस बैटरी का उपयोग आप देख सकते हैं किसी भी वातावरण में किया जा सकता है, अंतरिक्ष में भी किया जा सकता है, पृथ्वी पर भी किया जा सकता है, ये इसके गुण हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। आशा करते हैं आप सभी को ये सारी जानकारी बिल्कुल महत्वपूर्ण लगी होगी और समझ में आई होगी। तो फिर मिलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।